हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है उत्पादन के नियम, साधन या कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि साधन और कारक दोनों एक ही बात हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं बार बार इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। सो दिस इज लॉज ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। ये चैप्टर 7 है और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे उत्पादन के नियमों के बारे में। और ये उत्पादन के जो नियम हैं, यहाँ दो नियम की बात कर रहे हैं हम। एक तो है कारक के प्रतिफल और दूसरा है पैमाने के प्रतिफल। तो इनको बिल्कुल सिंपली हम इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो क्लियर कर लेते हैं। ये जो कारक के प्रतिफल है, ये नियम ध्यान रखना आप लोग, ये नियम जो है वो लागू होगा अल्पकाल में। तो अल्पकाल में लागू होगा तो इट मीन्स इस प्रतिफल के अंतर्गत एक साधन परिवर्तनशील होगा और बाकी कैसे होंगे, स्थिर। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पैमाने के प्रतिफल की। तो पैमाना मीन्स जो स्केल है उत्पादन का, वो कब बदल सकता है, जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं। ये सब चीजें आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको ये क्लियर होगा अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। तो अब अल्पकाल में तो कुछ साधन स्थिर, कुछ परिवर्तनशील, लेकिन दीर्घकाल में कैसा होगा, सभी साधन कैसे होंगे, सभी कारक परिवर्तनशील होंगे। और इस कारक के प्रतिफल में जो अनुपात होगा, मीन्स स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का, वो अनुपात भी परिवर्तनशील होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोनों साधन आई मीन कि कोई भी साधन स्थिर तो है नहीं। अगर सपोज दो साधन यूज कर रहे हैं, श्रमिक और भूमि, अगर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो उनको स्थिर अनुपात में बदला जा सकता है, परिवर्तन उसमें लाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको हमने कह दिया कारक के प्रतिफल, क्योंकि परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके ही उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, कारक के प्रतिफल, मतलब जो उत्पादन है वो रिजल्ट किसका होगा, परिवर्तनशील साधन के बदलने की वजह से। और यहाँ पर जो प्रतिफल में जो उत्पादन बढ़ेगा वो पैमाने के बदलाव की वजह से बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, कारक के प्रतिफल के ऊपर। तो अब हम पढ़ रहे हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार जब उत्पादन का एक कारक परिवर्तनशील होता है और अन्य कारक स्थिर होते हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, तो क्या होगा कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में यदि हम समान इकाइयों में वृद्धि करते हैं, समान इकाइयां अर्थात जैसे पहले फर्स्ट इकाई ली, फिर दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, तो एक एक करके हम उसको बढ़ा रहे हैं, समान इकाइयों की वृद्धि कर रहे हैं, तो वस्तु के उत्पादन में पहले तो वृद्धि होगी, लेकिन अल्टीमेटली या एक बिंदु के बाद फाइनली क्या होने वाला है कि उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा। उत्पादन की जो वृद्धि है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मीन्स अल्टीमेटली वो सिचुएशन आएगी ही आएगी कि जब स्थिर और परिवर्तनशील साधन के अनुपात का हम प्रयोग करते जा रहे हैं, परिवर्तन करते जा रहे हैं उस अनुपात में, तो उत्पादन हमारा फाइनली गिरेगा। तो ये जो नियम है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताओं का क्या मतलब होता है कि ये कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के बिना ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इन मान्यताओं को हम देख लेते हैं। फर्स्ट मान्यता तो क्या है कि उत्पादन फलन स्थिर अनुपात प्रकार का नहीं है, अपितु ये कैसा है, परिवर्तनशील अनुपात का है। कहने का मतलब क्या है, दो साधन है, एक परिवर्तनशील एक स्थिर, तो हम उसका कैसे भी यूज कर रहे हैं 1:1। फिर हम इसका यूज करेंगे, ये वाला स्थिर साधन है तो इसकी तो 1 इकाई रह जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो रहा है 1:1 1:2। तो हम परिवर्तनशील अनुपात का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी मान्यता कि परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं। ये जो साधन पहले हमने इसकी एक इकाई ली फिर दूसरी ली, तो ये जो दोनों इकाइयां हैं इनकी कार्य कुशलता बिल्कुल एक समान है। थर्ड मान्यता क्या है कि उत्पादन के कुछ कारक स्थिर हैं, कारक में साधन स्थिर हैं, तो इसलिए उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन तभी बढ़ेगा जब परिवर्तनशील साधन जो है उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो उत्पादन में वृद्धि केवल उस स्थिति में होगी जब परिवर्तनशील साधन भी बढ़ जाए। फोर्थ मान्यता है कि उत्पादन की तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों तकनीक में कैसे परिवर्तन होगा, क्योंकि हम तो यहाँ अल्पकाल की बात कर रहे हैं, तो अल्पकाल मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें तकनीक को बदला ही नहीं जा सकता। तो इन चार मान्यताओं को कंसीडर करके ही जो लॉ है वो लागू हो सकता है। तो अब हम
ये जो लॉ है, नियम है, उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हम कैसे करेंगे, हम 3 अवस्थाओं में इसको बांट कर करेंगे ताकि ये हमारे लिए और भी इजी हो जाए। और ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें आता है, में से ज़रूर आता है पेपर में, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये बच्चों वही टेबल है जो हमने पिछले चैप्टर में भी की थी। आप देख रहे हो, ये फर्स्ट कॉलम देखो, भूमि की इकाइयाँ, क्योंकि अल्पकाल है, स्थिर साधन परिवर्तनशील साधन है, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा स्थिर साधन। इसकी हमने एक ही इकाई का प्रयोग करना है। और श्रम की जो इकाइयाँ हैं, श्रम मतलब ये हमारा परिवर्तनशील साधन हो गया। तो इसकी कितनी इकाइयाँ हम कर रहे हैं, पहले हम यूज़ कर रहे हैं 1, फिर सेकेंड 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये दोनों कॉलम क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तो आपको फिक्स्ड यूनिट ले लेनी है भूमि की, और यहाँ काउंटिंग चलती जा रही है 1 to 7। फिर हमने ले लेना है कुल उत्पादन, और ये वही सेम एग्जाम्पल है जो हम पहले कर चुके हैं। कुल उत्पादन क्या लिया है हमने, पहले ये है 2, फिर ये 5 हो गया, और फिर ये 9 हो गया। पहले इसी अवस्था को समझ लीजिए, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ ना, पहली अवस्था, मतलब ये जो नियम है इसकी 3 अवस्थाएं हैं, तो हम पहले पहली अवस्था को समझ रहे हैं। अब कुल उत्पादन क्योंकि 2, 5, 9 है, तो सीमांत उत्पादन कैसे आएगा, ये वैल्यू यहाँ आ गई 2, फिर 5 में से 2 माइनस होकर ये वैल्यू आ गई, और 9 में से 5 माइनस हो गया तो 4 आ गया, ये सीमांत उत्पादन हो गया। और औसत उत्पादन हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, इन दोनों की कैलकुलेशन करना, इसकी कैलकुलेशन करना, ये हम सीख चुके हैं। तो औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं कि जो हमारा कुल उत्पादन है उसको परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग दे देना है। ये कुल उत्पादन है, ये परिवर्तनशील साधन है, 2/1, 5/2 ये आ गया, 9/3 3 आ गया, मतलब 9 को 3 से भाग करके 3 आ गया। तो इस तरह से हमने औसत उत्पादन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आ जाती है ये सेकंड स्टेज, ये पहली अवस्था यहाँ खत्म हो गई और दूसरी यहाँ से शुरू हो गई। जब फोर्थ इकाई का भी यूज किया ना श्रम की, तो हमारी दूसरी अवस्था स्टार्ट हो गई। और कुल उत्पादन कैसे है, ये 11, 12 और 12। आप देख रहे हो यहाँ कुल उत्पादन बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये यहाँ पर धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद ये यहाँ कैसा हो गया, अपने मैक्सिमम पे पहुंचकर स्थिर हो गया। अब इन दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए यहाँ 0 आ गया। 12 में से 11 माइनस हुआ तो 1 आ गया, और 11 में से 9 माइनस होकर ये वैल्यू आ गई। और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ दोबारा लिख ही दिया, ऐसे हम एपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब 7th इकाई का यूज किया श्रम की, तो क्या हो रहा है, कुल उत्पादन कम हो रहा है। अब ये कम हो रहा है तो 11 माइनस 12 माइनस 1 सीमांत उत्पादन आ गया, और 11 को 7 से भाग कर दिया तो आ गया 1.6। तो अब इस पहली अवस्था का जो, इसकी पहली अवस्था की जो एक्सप्लेनेशन है, विवरण है, वो क्या है कि इस स्थिति में सीमांत उत्पादन मतलब एमपी, इसको एमपी बोलते हैं, ये आपको पता ही है। ये टीपी है, मीन्स टोटल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो सीमांत उत्पादन में होने वाली वृद्धि के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। एक अवस्था पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फर्स्ट स्टेज के ऊपर या सेकंड पर या थर्ड पर, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इसलिए ये विवरण मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है कि हमारा कुल उत्पादन अपने अधिकतम पर पहुंच चुका है और स्थिर हो चुका है, इसलिए सीमांत उत्पादन में होने वाली कमी के कारण इसे घटते प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि ये देखो सीमांत उत्पादन क्या है, 2, 1, 0 घटता जा रहा है। इवन ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 0 भी हो गया। और थर्ड स्टेज, ये जो तीसरी अवस्था है, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक सीमांत उत्पादन, तथा घटते हुए कुल उत्पादन के कारण इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि एमपी कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो मीन्स इन दोनों के रिलेशन के बेस पर आप पूरा जो लॉ है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहली अवस्था की खासियत क्या हो गई, इसको अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि अभी हम इसको डायग्राम से भी करने वाले हैं। डायग्राम में ये सारी वैल्यूज यूज नहीं करेंगे हम, आप वैल्यूज यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई वे में इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो पहली अवस्था कैसी हो गई कि जब कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ने का मतलब इसका बिहेवियर कैसा है, इसके बिहेवियर को हम एमपी से मापते हैं, एमपी भी बढ़ रहा है। दूसरी अवस्था कहाँ से शुरू होगी, जहां एमपी अपने अधिकतम पर पहुंच चुका है, वहां हमारी पहली अवस्था
खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद जो चेंज आ रहा है एमपी में, वहां से हमारी दूसरी अवस्था शुरू हो जाएगी। और खत्म कहाँ होगी ये? जब एमपी 0 हो गया। एमपी 0 होने का मतलब कुल उत्पादन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है इसको समझना। और थर्ड स्टेज कौन सी है? 0 के बाद वाला पॉइंट, जो नेगेटिव एमपी का पोर्शन होगा, वो हमारी तीसरी अवस्था है। तो एमपी के बेस पर ही हम इन तीनों अवस्थाओं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इसी लॉ को डायग्राम से भी देखते हैं। और आप ये देख रहे हो, इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसलिए कहते हैं। कैसे हो रहा है अनुपात में परिवर्तन? यहाँ 1:1, फिर 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। तो ये क्या है? इस वजह से इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम उसी लॉ को जो हमने अभी टेबल से किया, थ्योरी फॉर्म में किया, उसको डायग्राम से कर रहे हैं। ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? नंबर ऑफ लेबरर्स। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, श्रम की इकाइयाँ यहाँ पर हमने ले ली। और यहाँ पे ये हमारा ओ वाई एक्सिस है। इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? एपी मतलब औसत उत्पादन, एमपी मतलब सीमांत उत्पादन। और यहाँ हमने क्या ले लिया? कुल उत्पादन। तो इस डायग्राम के दो पोर्शन है। एक तो ये वाला पार्ट जिसको ए का नाम दिया है, और दूसरा सेक्शन है ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया बी। और ये ऊपर नीचे ही बनाना सीखना आपने। जैसे हमारी टेबल स्टेजेस में बांटी हुई थी, ऐसे ही मैंने डायग्राम को भी स्टेजेस में बांट दिया। आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट स्टेज है, ये जो है ये सेकंड स्टेज है यहाँ, और ये थर्ड स्टेज है। ये पूरी आगे कंटिन्यू होते थर्ड स्टेज चलेगी। तो अब हम इनको नेम दे देते हैं। देखो, पहली स्टेज ये कैसे शो हो रहा है? देखो, एमपी कर्व है ये, और ये एपी वक्र है, ये कुल उत्पादन वक्र है। आप ये पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करने नहीं सिखा रही हूँ। अब मैं आपको स्टेजेस क्लियर कर रही हूँ कि कैसे हमने इनको बांटा है। तो पहली स्टेज क्या थी? पहली स्टेज थी कि जब सीमांत उत्पादन अपने अधिकतम पर है। तो कहाँ है अधिकतम पर? इस पॉइंट पे, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। एच नाम दे दिया मैंने इसको, एमपी हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो पहली स्टेज यहीं खत्म होनी थी जहां एमपी हाईएस्ट है। मींस कुल उत्पादन में कैसा परिवर्तन आ रहा है? वो स्पीडली परिवर्तन आ रहा है। तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं, इसको मैंने दे दिया H1। तो ये हमारी पहली स्टेज हो गई। और इस स्टेज में एपी कैसा है? एपी बढ़ रहा है, ठीक है, ये राइज हो रहा है। फिर आ जाती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हमारी कहाँ खत्म हो रही थी? जहां पर एमपी 0 हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है? इसको भी नेम दे देते हैं हम, सी नेम दे दिया। ये 0 है यहाँ पर एमपी। तो सेकंड स्टेज, ये वाली सेकंड स्टेज हो गई पूरी। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है, ये सेकंड। तो एमपी जहां 0 हो गया, मींस कुल उत्पादन अपने अधिकतम पर पहुंचकर स्थिर हो गया। इसको भी नेम दिया जा सकता है, इसको हमने नेम दे दिया H2। और यहाँ हमने सी मेंशन कर ही दिया ऑलरेडी। और एक ये जो पॉइंट है, आपने पिछली बार रिलेशंस किए थे औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन में, उसमें हमने पढ़ा था कि औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है तब एमपी उसके काटती है। तो ये और एक पॉइंट हो गया H3। ये कौन सा पॉइंट हो गया? जो कि ये दिखा रहा है कि औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन यहाँ एक दूसरे के बराबर है। तो सेकंड स्टेज भी हमने डिस्कस कर ली। थर्ड स्टेज क्या है? जो कि ऋणात्मक प्रतिफल को दिखा रही है। ये जो सारा पोर्शन, सी के बाद वाला ये सारा पोर्शन है एमपी का, ये कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन मैंने लिखा है, नेगेटिव एमपी को शो कर रहा है। मीन सीमांत उत्पादन कैसा है? ऋणात्मक। जैसा टेबल में -1 शो किया हुआ था। तो सीमांत उत्पादन नेगेटिव है, तो टोटल जो प्रोडक्ट है, मीन्स कुल उत्पादन है, वो कैसा होगा? वो गिर रहा है। तो यही हमने टेबल के थ्रू किया था। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। आपने ऐसे स्टेजेस में बांटकर डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। आप वो डेटा भी यूज कर सकते हो और ऐसे सिंपली प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि किस तरह से हम 3 स्टेजेस में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, मीन्स परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, उसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एग्जाम में कई बार ये जो तीनों स्टेजेस हैं, इनके महत्व के बारे में पूछा जाता है, तो इसको भी समझ लो बच्चों। पहली अवस्था मीन्स फर्स्ट स्टेज, इसका क्या महत्व है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक उत्पादक उत्पादन की प्रथम अवस्था में उत्पादन करना जारी रखता है। ये जो फर्स्ट स्टेज है, इससे तो आगे वो मूव ऑन होना ही चाहेगा।
आप देख रहे हो यहाँ पे कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। तो नेचुरली उत्पादक के लिए क्या है, अभी मोटिवेशन है उत्पादन को बढ़ाने की, इसलिए वे उत्पादन को रोकने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि उसको हानि होगी अगर वो रोक देता है तो, क्योंकि यहाँ तो औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, प्रति इकाई जो उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। पहली स्टेज को, पहली अवस्था को पार करना चाहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। दूसरी अवस्था, इसकी क्या खासियत है, ये जो अवस्था है ये उत्पादक के लिए सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि इस अवस्था की खासियत क्या है कि उत्पादक दूसरी अवस्था के अंत तक उत्पादन करना चाहेगा। अब ये जो दूसरी अवस्था है इसका अंत कहाँ हो रहा है, यहाँ तक, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुल उत्पादन अपने अधिकतम पर पहुंच चुका है, ठीक है। और यही उत्पादक के लिए क्या होगी, संतुलन की स्थिति होगी, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक के रूप में हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि हमारा उत्पादन मैक्सिमम हो पाए। तो इस अवस्था के अंत तक उत्पादन मैक्सिमम हो गया। बेशक जो सीमांत उत्पादन है यहाँ 0 तक पहुंच गया, लेकिन कुल उत्पादन क्या है वो अपने अधिकतम पर है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक आइडियल स्टेज है, ये आदर्श अवस्था भी इसको बोला जाता है। उत्पादक के लिए सेकंड स्टेज क्या है, आदर्श अवस्था है। फिर आ जाती है तीसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था में उत्पादक क्यों जाना चाहेगा, यहाँ तो उसका कुल उत्पादन भी घट रहा है, सीमांत उत्पादन भी नेगेटिव हो गया, औसत उत्पादन भी गिरना शुरू हो गया। तो इसलिए जो तीसरी अवस्था है, उत्पादक तो बल्कि ये कोशिश करेगा ये तीसरी अवस्था आए ही नहीं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि तीसरी अवस्था उत्पादक नहीं चाहेगा, उसको ये अवस्था पसंद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, जो श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन आता है, उसी को हम एमपी बोलते हैं। तो ये एमपी भी नेगेटिव हो गया। तो इस वजह से जो थर्ड स्टेज है वो उत्पादक के लिए सबसे खराब स्थिति को लेकर आती है। इसलिए उत्पादक क्या है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो सेकंड स्टेज के अंत तक तो पहुंच जाए, लेकिन उसको तीसरी अवस्था का सामना ना करना पड़े। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं नियम के लागू होने के कारण, कि जो नियम है लागू क्यों होता है। उसमें सबसे पहला कारण तो क्या है, कारकों का अविभाजित होना, इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। मीन्स जो साधन हमारे पास हैं उनमें से कुछ साधन कैसे हैं, अविभाजित। तो पहली अवस्था में क्या हो रहा था, पहली अवस्था के लागू होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि साधनों की अविभाजिता होना। मतलब एक सीमा तक उत्पादन करने के लिए स्थिर साधन की कम से कम एक इकाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, उत्पादन बढ़ता है, औसत लागत घटती जाती है और सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है। जैसे भूमि है, भूमि के एक टुकड़े का प्रयोग थोड़ा होगा, जो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्थिर साधन की हमें पूरी एक इकाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी जो पहली अवस्था जहां पर कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था वो अवस्था में प्राप्त होती है। सेकंड रीजन है उत्पादन के स्थिर कारक, मीन्स फिक्सिटीज, फिक्स्ड है कुछ साधन हमारे पास। तो दूसरी अवस्था जहां पर कुल उत्पादन अपने अधिकतम पर पहुंच गया, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या था कि उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर है और बाकी परिवर्तनशील। तो जब स्थिर साधन परिवर्तनशील साधनों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो जो परिवर्तनशील साधनों की तुलना में स्थिर साधन का अनुपात कम हो जाता है। वो तो 1 ही रहता है ना, उसकी एक इकाई का प्रयोग कर रहे हैं हम स्थिर साधन की, लेकिन श्रमिकों की इकाइयां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हमने यूज किए हैं। तो उत्पादन सभी कारकों के सहयोग का फलन होता है। इसलिए जब परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का अपेक्षाकृत कम स्थिर कारक की इकाइयों के साथ उत्पादन करना पड़ता है, तो उस इकाई का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। थर्ड रीजन कि स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक उपयोग, मीन्स मोर देन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब बिल्कुल मैक्सिमम, अधिकतम से भी ज्यादा प्रयोग किया जाने लगता है। कि जब किसी स्थिर साधन का इष्टतम मीन्स सबसे अच्छा उपयोग होने के बाद उसके साथ लगाए जाने वाले परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा, परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। अब जैसे एक बेंच पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, तो बेंच क्या है, वो एक स्थिर साधन है। अब उस पर अगर मैं यूं कहूँ 2 बच्चे आराम से बैठकर काम कर सकते हैं, मीन्स 1:2 हो गया, तो बेस्ट हो गया, ये बेस्ट यूज हो गया उस फिक्स्ड
जो रिसोर्स है हमारा स्थिर साधन बेंच और परिवर्तनशील साधन यहाँ क्या हो गए विद्यार्थी। तो अगर उस स्थिर साधन पर और बच्चों को बिठा दिया जाए, एक बेंच पर तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को इस तरह से ऐड ऑन कर दिया जाए, तो क्या होगा, सबके काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, गिरती जाएगी। तो मीन सीमांत उत्पादकता इसी तरह से श्रम की भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो फोर्थ रीजन है अपूर्ण स्थानापन्न। तो मीन्स इस नियम के लागू होने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि जो परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन वो क्या है, एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, अपूर्ण स्थानापन्न है। और इसलिए जब स्थिर साधन का इष्टतम प्रयोग होने लगता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे साधन का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, परिवर्तनशील साधनों तथा स्थिर साधनों का अनुपात बिगड़ जाएगा, वो उचित नहीं रह पाएगा, जिससे परिवर्तनशील साधन की भी सीमांत उत्पादकता कम होने लगती है। तो ये थे रीजंस। अब हम पढ़ रहे हैं इस नियम से रिलेटेड लास्ट जो टॉपिक है वो है नियम कैसे स्थगित हो सकता है, मतलब उसको हम पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि जो थर्ड स्टेज है वो ना आए। तो क्योंकि ये नियम अल्पकाल में लागू होता था तो तकनीक नहीं बदल पा रही थी, तो पहले जो हमने मान्यताएं की थी अगर वो मान्यताएं ब्रेक हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मान्यता को हटा दिया जाए तो नेचुरली ये नियम भी स्थगित होना शुरू हो जाएगा। तो उन्हीं को कंसीडर करते हुए मैं पहला ये बता रही हूँ, पहला जो स्टेप है या पहला ये कह सकते हैं कि नियम स्थगित होने के पीछे पहला जो स्टेप है वो क्या हो सकता है, उत्पादन तकनीक में यदि सुधार हो जाए तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम को स्थगित किया जा सकता है। तो पहला हो गया उत्पादन तकनीक का सुधार। दूसरा, ये नियम तब भी स्थगित हो जाएगा जब स्थिर साधनों के स्थानापन्न खोज लिए जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन था अपूर्ण स्थानापन्न इस नियम के लागू होने के पीछे, ये बहुत बड़ा रीजन था। तो अगर स्थिर साधन के सब्स्टिट्यूट्स खोज लिए जाएंगे तो भी यह नियम लागू नहीं होगा। तो बच्चों ये था परिवर्तनशील अनुपात का नियम, उसकी हमने डेफिनेशन की, फिर हमने मान्यताएं की, फिर हमने नियम को टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन किया, उसके पीछे रीजंस भी कर लिए और नियम को स्थगित कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।